यह जो वीडियो है यह मैथ्स का जो पहले चैप्टर का दूसरा वीडियो है। पहले चैप्टर में हम लोगों ने रिक्त संबंध के बारे में समझ लिया था। अब जो हम लोग समझने जा रहे हैं वो है सार्वत्रिक संबंध। तो सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, पहले मैंने देखो इसकी परिभाषा लिख दिया है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ। फिर अभी एक एग्जाम्पल से भी इसको समझा रहा हूँ। किसी समुच्चय ए में संबंध आर को सार्वत्रिक संबंध तब कहेंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो। यानी अगर कोई हमें एक समुच्चय दिया गया है, उसका प्रत्येक अवयव यदि उसके प्रत्येक अवयव से संबंधित हो तो उस संबंध को सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि हम लोग क्लास 12 में जो संबंध पढ़ते हैं वह संबंध एक ही समुच्चय के अंदर परिभाषित होता है। क्लास 11 का जो संबंध हुआ था जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो दो समुच्चय के बीच परिभाषित था, जिसको मैंने पहली वीडियो में बता दिया है। तो अगर कोई समुच्चय ए है और उस पर कोई संबंध परिभाषित किया गया है और वह जो संबंध है उस संबंध के अंतर्गत ए के सभी अवयव से अगर संबंधित हैं तो उस संबंध को सार्वत्रिक संबंध कहा जाएगा। देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, एक समुच्चय ले लिया है ए बराबर 1 2 3। यहाँ पर एक समुच्चय है 1 2 3 और इस समुच्चय पर मैंने एक संबंध परिभाषित किया है आर। आर बराबर है ए कामा बी सच दैट बी माइनस ए एक पूर्णांक है। पूर्णांक तो आप लोग जानते होंगे, ये नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, ज़ीरो भी होता है। पूरी संख्या, इंटीजर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो अब देखिए, अगर हम एक में से एक घटाएंगे, एक भी इसके संबंध का एक क्रमित युग्म होगा। 1 माइनस 1 क्या होगा? 0 होगा। तो 0 क्या है? पूर्णांक है, तो यह भी इस संबंध में है। 1 2 भी है, 2 में से 1 घटाएंगे, पहला ए है दूसरा बी, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1। 1 भी एक पूर्णांक होता है। 1 के साथ 3 भी होगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 भी एक पूर्णांक। उसी तरीके से 2 1 होगा, 1 में से 2 घटाएंगे -1, वो भी एक पूर्णांक। 2 2 भी होगा, 2 3 भी होगा, 3 1 भी होगा, 3 2 भी होगा, 3 3 भी होगा। यानी एक के सभी अवयव एक के सभी अवयव से संबंधित है। एक का संबंध देखिए, एक का संबंध 1 से है, एक का संबंध 2 से है, एक का संबंध 3 से है। उसी तरीके 2 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 1 से है, 3 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहेंगे? सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध शायद समझ में आ गया होगा। यदि समुच्चय ए के सभी अवयव से संबंधित हों तो इस प्रकार के संबंध को हम सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। अगर हम लोग ए क्रॉस ए लेते तो यही हमें संबंध, जो ए क्रॉस ए का जो कार्तीय गुणन होता है उसमें भी यही बनता। अगर हम ए क्रॉस ए करेंगे, पीछे मैं कार्तीय गुणन को समझाया हूँ, उसमें 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये सारी चीज़ें उसमें प्राप्त होती हैं। तो संबंध ये जो आर आपको दिख रहा है, ये क्या है? ए क्रॉस बी के बराबर है। अर्थात मतलब इसकी जो कंडीशन होती है सार्वत्रिक संबंध की, सार्वत्रिक संबंध में जो कंडीशन होती है आर बराबर होता है ए क्रॉस ए। तो सार्वत्रिक संबंध शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब जो तीसरा संबंध का प्रकार है वह है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव। तो इसकी भी परिभाषा मैं पहले आपको समझा दे रहा हूँ। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर। हमारा जो संबंध होता है वो किसी एक समुच्चय पर परिभाषित होता है, वो समुच्चय क्या है? ए। स्वतुल्य कहलाएगा यदि प्रत्येक स्मॉल ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। स्मॉल ए क्या है? समुच्चय ए का कोई अवयव है। ए कामा ए बिलोंग टू आर। प्रत्येक अवयव के लिए ए कामा ए बिलोंग टू आर अगर मिलेगा
तो इस प्रकार के संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखा नहीं, मैं इसको अलग से समझा दे रहा हूँ। जैसे देखिए एक मैंने समुच्चय यहाँ पे लिख दिया है a बराबर 1 2 3 4, और इस पर मैंने एक संबंध परिभाषित किया है 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 और 4 4। यह मेरा एक संबंध है। तो परिभाषा में अभी मैंने बताया है कि जो समुच्चय कैपिटल ए होता है उसका प्रत्येक अवयव स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या है? समुच्चय एक ही अवयव को बता रहे हैं। स्मॉल ए का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है। तो ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, यानी उसमें 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए, तभी ना ए बिलोंग टू आर होगा। भाई देखिए आर में इसमें ए की जगह पर क्या है? 1 2 3 4, ए का मान यही हो सकता है। तो समुच्चय कैपिटल ए के अवयव हैं वही स्मॉल ए। तो ए बिलोंग टू आर का मतलब उसमें डिफिनीशन में मैंने लिखा भी है ए बिलोंग टू आर। तो देखिए आर में क्या है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, दिख रहा है ना? तो 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग टू आर है, अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध है। तो यह एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैंने समझाने की कोशिश किया, शायद आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य संबंध ऐसा संबंध होता है जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव ए के लिए ए बिलोंग टू आर होता है। अब उसके बाद देखिए इसमें जो अगला है वह है सम्मित। अगला क्या है? सम्मित है। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित कहलाएगा यदि प्रत्येक स्मॉल a1 स्मॉल a2 एलिमेंट कैपिटल ए के लिए a1 a2 बिलोंग टू आर हो तो a2 a1 बिलोंग टू आर होगा। यहाँ पर आप एक चीज़ और लिख लीजिएगा, हो तो। अगर a1 a2 बिलोंग टू आर है, उस समुच्चय में a1 a2 है तो a2 a1 भी होना चाहिए। अगर a2 a1 मिल रहा है तो वह संबंध सम्मित भी होगा। चलिए इसी एग्जाम्पल से हम लोग इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने इस एग्जाम्पल में समझाया था कि एक समुच्चय मैंने लिया है a बराबर 1 2 3 4। इस पर मैंने एक संबंध परिभाषित कर दिया है जो अभी मैंने उस एग्जाम्पल में समझाया था। तो इसमें तो मैंने समझाया था कि यह जो है स्वतुल्य है, क्योंकि इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। आर में ये सारे हैं, तो यह जो होगा क्या होगा? स्वतुल्य होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे 4 4 ना लिखता तब ये स्वतुल्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक अवयव के लिए इस तरीके का जोड़ा मिलना चाहिए। समझ पा रहे? अगर मैं यहाँ से 4 4 हटा दूँ तब ये स्वतुल्य नहीं होगा। तो अब मुझे देखना है कि यह सम्मित है कि नहीं है। तो देखिए सम्मित है कि नहीं है। आप देख रहे हैं कि 1 2 बिलोंग टू आर है, आर में 1 2 है, तथा 2 1 बिलोंग टू आर। 1 2 भी आर में है और 2 1 भी आर में है। तो a1 a2 बिलोंग टू आर तथा a2 a1 बिलोंग टू आर, जैसी एक कंडीशन दिख रही है ना। अतः संबंध आर क्या होगा? वो सम्मित संबंध होगा। यह संबंध कैसा है? सम्मित संबंध है। तो सम्मित भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिए जो अगला है, मतलब कि ये 5वां प्रकार कहा जा सकता है संक्रामक। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक कहलाएगा यदि a1 a2 a3 बिलोंग टू कैपिटल ए के लिए a1 a2 बिलोंग आर तथा
A2 A3 A1 A2 belong R, A2 A3 belong to R हो तो A1 A3 belong to R अगर ये दोनों हों तो अगर ये प्राप्त हो जाए तो वह संबंध क्या कहलाता है? संक्रामक संबंध कहलाता है। चलिए उस एग्जाम्पल को मैंने यहाँ लिखा भी है, देखिए A बराबर क्या है? 1 2 3 4। इस पर मैंने एक संबंध परिभाषित किया है, 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 और 4 4। तो इस चीज़ को मैं पहले भी समझा चुका हूँ, मैंने इसको स्वतुल्य चेक करके पहले ही बता दिया है। 1 1 2 2 3 3 4 4 R में है, अतः R स्वतुल्य, इसको मैं समझा चुका हूँ। 1 2 बिलोंग टू R तथा 2 1 बिलोंग टू R है, अतः R सम्मित है, इसको भी मैं समझा चुका। अब इसको मैं संक्रामक चेक करने जा रहा हूँ। तो संक्रामक के लिए क्या होगा? A1 A2 A3 बिलोंग टू A हो और A2 A3 बिलोंग टू R तथा A2 A3 बिलोंग टू R हो तो ये हो तो A1 A3 होना चाहिए, बिलोंग टू R होना चाहिए। अब देखिए इसमें 1 2 ये जो संबंध मेरा है 1 2 दिख रहे होंगे, 1 2 बिलोंग टू R है और हमारा 2 1 बिलोंग टू R है। तो इसको अगर मैं A1 मानूँ, ये A2 मानूँ, तो यह A2 और A3 है। भाई ज़रूरी नहीं कि A1 A2 A3 सब अलग अलग हो। तो यहाँ से देखिए ये A1 A2 A2 A3, तो ये A1 A3 मिल रहा है ना, यहाँ पर A1 भी एक है A3 भी एक है, तो 1 1 बिलोंग टू R तो दिख रहा है कि नहीं? देखिए 1 1 बिलोंग टू R है। तो इस तरीके की कंडीशन तो हमें फॉलो हो रही, A1 A2 बिलोंग टू R, A2 A3 बिलोंग टू R, ये तो दोनों है, ये है, हमको मिल क्या रहा है? A1 A3 बिलोंग टू R, A1 भी एक है A3 भी एक है। तो ये संबंध कैसा होगा? यह संबंध हमारा संक्रामक होगा। तो यह जो एग्जाम्पल मैंने लिखा, ये जो संबंध मैंने लिखा है, ये संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तो ये संक्रामक भी है। अब जो अगला है जिसको हम छठवां प्रकार कह सकते हैं, ये है तुल्यता संबंध। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक हो। यदि कोई संबंध किसी समुच्चय A पर परिभाषित है, वह स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तो वैसे संबंध को तुल्यता संबंध कहा जाता है।